हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे में आज हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, जिसमें कि मैं आपको बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा और सारी एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा और सारे रिएक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इस चैप्टर में आता है, जिसकी बात की जाती है, वो होता है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अच्छा, फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म नहीं होती है, सिर्फ उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनमें चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप सभी को पता होगा, जो उसकी अपीयरेंस वगैरह होती है, शेप वगैरह होती है, उनमें चेंज आना। जैसे उसका एग्जाम्पल क्या होता है आपका? मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस बोल सकते हैं या फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स बोल सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आपके फिजिकल चेंज में आते हैं। अच्छा, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में जिसमें कि आपका कोई न्यू प्रॉपर्टी यानी न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म हो। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन पे रस्टिंग हो जाती है तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होके आ जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का ही बोल सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन आपने पढ़ा होगा। रेस्पायरेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, है ना। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पायरेशन। या फिर बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। वो फिर से अपनी उसी फॉर्म में नहीं आ सकते, तो जो अपनी उसी फॉर्म में नहीं आ सकते और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, वो कौन से होते हैं? केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दोनों में थोड़ा अच्छे से डीपली डिफरेंस को पता करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, और इसमें क्या बताया था मैंने आपको? न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसमें देखो, इसमें फिजिकल चेंज में कोई एनर्जी नहीं भी रिलीज होती है और केमिकल चेंज में एनर्जी रिलीज होती ही होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन इसमें साफ सीधी बता रखी है, एनी चेंज दैट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर हमें कहीं पर भी कोई भी केमिकल चेंज नजर आ रहा है तो वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। आगे चलते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखो, केमिकल रिएक्शन मैंने आपसे बताया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, है ना। तो उसको एक सिंबलिक तरीके से यानी फॉर्मूले के तरीके से दर्शाना, वो क्या होती है? केमिकल इक्वेशन। जैसे क्या, देखो, यहां पर क्या थी हमारी? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक, यहां पर क्या प्रोड्यूस किया उसने? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे सिंबल के तरीके से, जो उसके सिंबल होते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? MgO। तो सिंबल के तरीके से दर्शाना क्या कहलाता है? सिंबल या फॉर्मूले के तरीके से दर्शाना केमिकल इक्वेशन। आगे बात समझ में? अच्छा, एक चीज और समझो आप, जो इधर वाली साइड होती है, जैसे ये है, जो इधर वाली साइड है, इसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट। और जो इधर वाली साइड होती है, जो प्रोडक्ट आता है, उस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है बैलेंसिंग। मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि जो इधर वाली साइड होती है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और इधर वाली साइड होती है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। तो इन दोनों में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके एटम्स बराबर होने चाहिए। यानी रिएक्टेंट साइड में भी एटम्स बराबर होने चाहिए और प्रोडक्ट साइड में भी एटम बराबर होने चाहिए। तो देखो, जैसे मैग्नीशियम यहां पर कितना है? मैग्नीशियम एक है, और इधर भी यहां पर मैग्नीशियम एक है। यहां पर O2 कितना, ऑक्सीजन कितना है? दो। पर यहां पर एक है, तो ये बैलेंस नहीं है, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यही सीखना है हमें, बैलेंसिंग करना। आगे आते हैं। देखो, ये होता है सिंपल तरीका, बैलेंसिंग करने का सिंपल तरीका। जैसे क्या, आपको मैंने दिया Mg प्लस O2 और Mg उसका प्रोडक्ट है। अब हमने पीछे देख लिया था कि ये दोनों बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस नहीं है। अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे? Mg को लिख लो, लिख लिया, जो एलिमेंट दे रखा है Mg और O। अब यहां पर Mg कितना है? 1। और O कितना है? 2। और प्रोडक्ट साइड में Mg कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितना है हमारा? 1। तो देखो, दोनों को अगर हमें बैलेंस करना है तो क्या करेंगे? सिंपली O में जो हमारा ऑक्सीजन है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? ये 2। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगी तो सिंपल सी बात है कि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगी हमारी। सिंपल सी बात है, नहीं? क्योंकि राइट हैंड साइड में दोनों ही 2 बनेंगे।
इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुई, तो देखो इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, बट mg यहां पर तो 2 है, यहां पर 2 नहीं है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो फाइनली जो हमारा बनकर आएगा वो क्या आएगा, 2mg प्लस O2, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट साइड जो आएगी वो क्या आएगी, 2mgO। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे बोलते हैं सिंपल मेथड ऑफ बैलेंसिंग। अच्छा, अगर कोई हार्ड इक्वेशन आ गई, वहां पर कोई बड़ी टफ हार्ड इक्वेशन आ गई, तो उसे आप बैलेंसिंग कैसे करेंगे, उसे हम सीखेंगे। देखो कि बड़ी इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको ये इक्वेशन दे रखी है, C4H10 प्लस O2, उसका प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O। अगर आप ध्यान दें तो ये अनबैलेंस्ड है। कैसे पता करेंगे, देखो यहां पर कार्बन कितना है, 4, यहां पर कार्बन कितना है, 1, तो पहले ही एलिमेंट से हमें पता चल गई कि ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको सिखाता हूं ABCD मेथड। बहुत इजी मेथड है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इजिली आप उस चीज को सीख जाएंगे। देखो इसे मान लो सबसे पहले A, इसे मान लो B, इसे मान लो C, और इसे मान लो आप D। ठीक, अब एलिमेंट्स के नाम लिख। देखो एक तो हमारा कार्बन है, दूसरा हमारा हाइड्रोजन है, और तीसरा हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे देख, अब देखो कार्बन, यहां पर कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 की A से मल्टीप्लाई होगी, 4A इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट साइड चले जाओ, यहां पर कार्बन कितना है हमारा, 1 है ना कार्बन, तो 1C, C से मल्टीप्लाई होगी उसकी, सीधी सी बात है। अब इधर आ जाओ, H कितने, 10, तो क्या लिखेंगे, 10A, और इधर H कितने हैं हमारे, इज इक्वल्स टू 2D। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन में जाओ, ऑक्सीजन कितना है, 2B इज इक्वल्स टू, अब यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2C, प्लस यहां पर ऑक्सीजन कितना, प्लस का 1, यानी D। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, यहां तक मुझे आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो आ गया हो, किसी को भी एक को ABCD वन लेट कर लो, इमेजिन कर लो किसी भी एक को वन। ठीक है, तो ए को कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है वो ए ही होता है। तो ए को लेट कर लिया हमने, लेट ए बराबर 1। जब ए 1 हो गया तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू सी कितना आ गया हमारा, 4। तो ए हमारे पास आएगा और सी हमारे पास आएगा। अब देखो डी निकाल लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1, 2D, यानी 10/2 बराबर D। D कितना आ गया आपका, 5। A भी आ गया, C भी आ गया और D भी आ गया। अब यहां से B की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ध्यान दो, 2B इज इक्वल टू 2, C की वैल्यू क्या थी हमारी 4, प्लस D की वैल्यू क्या थी हमारी 5। अब ध्यान दो, B इज इक्वल टू 2 4 8 प्लस 5 13/2। ये आ गई हमारी ए बी सी डी की वैल्यू। अब सिंपली आप ए बी सी डी की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो, पुट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी वैल्यू इन इक्वेशन। ठीक है, अब ए की वैल्यू उठाओ, क्या थी 1, वहां पर रख दो, 1C4H10, प्लस बी की वैल्यू उठाओ 13/2 O2, सी की वैल्यू उठाओ 4CO2, प्लस डी की वैल्यू उठाओ 5H2O। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी इक्वेशन को जब हम बैलेंस कर रहे होते हैं तो वो फ्रैक्शन में नहीं रहती। तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए देखो 13/2 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन की 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अगर यहां पे 2 आता और कहीं जैसे 4 आ जाता, तो किससे मल्टीप्लाई करते, हाईएस्ट वैल्यू से, 4 से मल्टीप्लाई करते पूरी इक्वेशन की। तो यहां पर सिर्फ 2 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 होल इक्वेशन। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा 2C4H10 प्लस 13/2 मल्टीप्लाई 2O2, 4 इंटू 2 8,
CO2 प्लस 5 इंटू 2 10H2O। ठीक है, अब 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो हमारा जो आंसर बन के आएगा 2C4H10 प्लस 13O2 8CO2 प्लस 10H2O। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हमारे जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, वो इक्वल हैं या नहीं है। देखो, कार्बन 4 टू जा 8, अब कार्बन 8। अच्छा, हाइड्रोजन 10 टू जा 20, हाइड्रोजन 10 टू जा 20। ऑक्सीजन 13 टू जा 36। अब देखो, ऑक्सीजन 8 दूनी 16 यहां पर आ गए और 10 वहां पर, 16 और 10 26। तो दोनों तरफ जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स थे एलिमेंट्स पे वो इक्वल हो गए हैं, यानी हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गई है। ये बहुत इजी तरीका होता है ABCD मेथड, जो हमारी हार्ड और टफ इक्वेशंस आती है उन्हें बैलेंस करने के लिए। इजी के लिए तो आप पीछे वाला जो तरीका था वो यूज कर सकते हैं, बट हार्ड के लिए आपको यही यूज करना पड़ेगा। और बहुत इजी तरीका, अगर आपके समझ में आ गया हो तो। अगर आपके समझ में आया है तो आप इस वाली इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाइए। ठीक है, आप अपनी रफ कॉपी लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस वाली इक्वेशन को ABCD मेथड जो मैंने अभी आपको सिखाया है उससे बैलेंस करके दिखाइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई होप आप इसे कर लेंगे। देखिए, अगर हम किसी इक्वेशन को कर रहे हो, ठीक, तो जो एरो होती है, ये जो बीच में आप लगाते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के बीच में, यहां पर कुछ साइन लगते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहां पर लिखा हुआ है, एक मिनट, अगर यहां पर आपको ये वाला साइन दिखता है तो इसका मतलब है हीट, यानी हमने रिएक्टेंट साइड को हीट दी। ठीक है, और अगर यहां पर आपको कोई कैटलिस्ट दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल निकिल कैटलिस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, कैटलिस्ट के बारे में यहां पर बात हो रही है, तो कैटलिस्ट का मतलब यहां पर क्या है, कैटलिस्ट करता क्या है हमारे रिएक्शन को। सिंपली मैं आपको एक चीज बता देता हूं, याद रखना, जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि कोई चीज आधा घंटे में हो रही है, अगर हम उसमें कैटलिस्ट लगा देंगे तो वो बहुत स्पीड से होनी चालू हो जाएगी, और स्पीड से चालू होगी होनी तो सिंपल सी बात है उसमें हीट ज्यादा इवॉल्व होगी। आई मेरी बात समझ में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे गैस का साइन, अगर हम कुछ गैस लिख रहे हैं, जैसे मैं H2 लिखता हूं किसी भी रिएक्शन के एंड में, तो वहां पर इस तरीके का साइन लगाऊंगा, तो ये मतलब है कि वो मैं गैस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा, मैं लिख रहा हूं जैसे H2O, यहां पर मैंने लिख दिया ब्रैकेट में AQ। क्या लिख दिया मैंने ब्रैकेट में? AQ। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लिख दिया मैंने AQ, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। अच्छा, मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया इस तरीके से, तो वो क्या है, सॉलिड है। आगे बात समझ में। अच्छा, इस तरीके का साइन लगा दिया मैंने ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रिसिपिटेट है। क्या है? प्रिसिपिटेट। आई हो आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। अब पढ़ते हैं कि रिएक्शंस कितने तरीके के होते हैं हमारे। जैसे सर, मेनली जो होते हैं आपके, जो आप पढ़ते हो वो 4 रिएक्शन पढ़ते हो। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट ये भी आपको पता होने चाहिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम इनके बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे। जैसे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? A reaction in which two or more reactants combine to form a single product means क्या? देखो सर, C प्लस O2, ये एक या एक से दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिली, रिएक्टेंट होते हैं ना इधर वाली साइड, मिलकर इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट निकाला विच इज CO2। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आई बात समझ में? इजी है बहुत ज्यादा, आप इसके एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकंपोज, इससे आपको पता चल रहा है, डीकंपोज मींस टूटना, डीकंपोज मींस टूटना। जैसे क्या, एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम पानी के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, बिजली दौड़ाएंगे इसके अंदर, तो किस किस में टूट जाएगा? H2 प्लस O2। यानी एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में जब टूटती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, किन किन तरीके से टूटती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ये टूट गया। दूसरा क्या होता है? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा होता है? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, थर्मल मींस सिंपल सी बात है, थर्मल हीट, हीट देकर। यानी सिंपल सी बात है, जब मैंने यहां पर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को हीट दी, यानी
हीट दी तो वो किस में टूट गया, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, ऐसे ये दो एग्जाम्पल्स आप इन्हें पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स सर, एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपके एग्जाम्पल्स याद है ना, जैसे मैं कोई भी टीचर आपकी क्लास में पूछ रहा है कि बताओ भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो आप बताओगे सर डीकंपोज रिएक्शन 3 तरीके से तोड़ा जाता है। कौन कौन से तरीके से, थर्मल, और एक होता है हमारा सनलाइट के द्वारा, और एक हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस करंट के द्वारा। तो जो थर्मल वाले के एग्जाम्पल तुरंत बता दोगे आप, अगर आपके याद होंगे तो। आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक सन के द्वारा। सन के द्वारा कैसे सर, 2AgCl या 2AgBr, वो क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर आप उसे सनलाइट देंगे, सनलाइट की उसमें, अच्छा कभी आपने वो देखी है जो पहले जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, तो उसमें जो होती थी वो रील को एक केमिकल में डुबोकर और धूप में लटका देते थे तार पर। कुछ समय बाद उस पर फोटो अपीयर होकर आ जाता था, नहीं आ जाता था। तो वो ये चीज होती है, क्या चीज होती है, देखो, यानी सिल्वर क्लोराइड को अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो वो सिल्वर में और क्लोरीन गैस में अलग टूट जाएगा। इसी तरीके से उसमें करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में वो टूट जाएगा। इसका एग्जाम्पल सर, जैसे आप मछली पकड़ते हैं ना, बड़े बड़े मतलब छोटे मछुआरे नहीं, जो बड़े बड़े मछुआरे होते हैं मछली पकड़ते हैं, तो पानी में करंट दौड़ाते हैं, जिससे क्या होता है, मछलियां ऊपर को आती है तुरंत, है ना, और उन्हें पकड़ लेते। वैसे ये चीज बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, when a more reactive element displaces less reactive element from its compound, it is called displacement reaction। यानी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं उसकी प्लेस से, तो वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये है हमारा मोनू और ये है हमारा सोनू। अच्छा, मोनू ज्यादा स्मार्ट है और सोनू कम स्मार्ट है। तो जो सोनू की गर्लफ्रेंड थी वो मोनू के साथ चली गई, क्यों, क्योंकि मोनू ज्यादा स्मार्ट है। इसी तरीके से यहां पे होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। आगे होगी मेरी बात समझ में, जैसे क्या, यहां पर Fe जो था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो उसने क्या करा, सल्फेट को अपनी तरफ खींच लिया और कॉपर बेचारा अकेला, यानी जो हमारा यहां पर ये था वो बेचारा अकेला हो गया। आई मेरी बात समझ में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर से आ जाते हैं। ये हमारा मोनू, ये हमारा सोनू। अच्छा, इसके पास भी गर्लफ्रेंड है और इसके पास भी गर्लफ्रेंड है। ठीक, अब इसकी गर्लफ्रेंड तो इसके साथ चली गई और इसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ चली गई, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। यहां पर क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही आप इसमें देख सकते हैं, जो सल्फेट था सोडियम के साथ वो कहां चला गया, बेरियम के पास, और जो क्लोराइड था यहां पर बेरियम के साथ वो कहां चला गया, सोडियम के पास। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आगे आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो सर, ध्यान से सुनो। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर ऑक्सीजन का प्लस हो रहा हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन क्या होती है, मतलब उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है नहीं। और जब ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का प्लस होगा, ऑक्सीजन का तो रिमूवल और हाइड्रोजन का प्लस, वो क्या होता है, हमारा रिडक्शन। देखो हाइड्रोजन प्लस हो रहा है नहीं इसमें। आगे मेरी बात समझ में, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंटिन्यू हो रहे हो साइमल्टेनियसली, आगे पीछे, तुरंत तुरंत तुरंत, उस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जब वो साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, यानी क्या, देखो यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जिसमें रिडक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट।
आगे मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लेता है कभी कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे इतना सिंपल आपसे वो पूछेगा नहीं, क्योंकि आप पढ़ने में बहुत ज्यादा टॉपर हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो आपसे इतना इजी सवाल वो नहीं पूछेगा, वो आपके लेवल का सवाल पूछेगा। सही बात है ना जी। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है जी? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन सिंपल भाषा में समझा जाए तो देखो, केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसोल्युबल प्रिसिपिटेशन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। वाटर के अंदर ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होना जो इनसोल्यूबल हो, जो इनसोल्यूबल हो। सीधी सी बात देखो, एक्वस प्लस एक्वस एक सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या है? प्रिसिपिटेट फॉर्म होना, उसके अंदर इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होना। तो आपको प्रिसिपिटेशन भी समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है। आप इन रिएक्शनों को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में और याद कर सकते हैं। अगर आप याद करेंगे इनकी रिएक्शंस तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे सारी चीजें। अब आगे आते हैं एक्सोथर्मिक। अच्छा, एक्सो मीन्स क्या हुआ? बाहर निकलना। एक्सो मीन्स बाहर निकलना। तो इसमें सिंपल सी बात है, हीट बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? हीट बाहर। अच्छा, हीट तीन फॉर्म में लिख सकते हैं आप, या तो डायरेक्ट हीट लिख सकते हैं, या आप एनर्जी लिख सकते हैं, या आप H2 लिख सकते हैं इस प्रकार। जैसे ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं, नेचुरल गैस क्या होती है हमारी? नेचुरल गैस CNG विच इज CH4। क्या होती है? CH4। CH4 में जब हमने ऑक्सीजन को ऐड किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करता है और उसके साथ हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट। बताया ना मैंने आपको, हीट प्लस एनर्जी प्लस H2। तो यहां पर एनर्जी किसको डिनोट कर रही है? हीट को। हीट रिलीज हो रही है। आगे बात समझ में जी। आगे चलते हैं। अब वो बोलता है कि रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि रेस्पायरेशन जो होती है वो भी हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। वैसे इतनी डेप्थ में जाने को आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप इसे एक बार पूरे को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आगे आता है एंडोथर्मिक। अच्छा, एक्सो मीन्स हीट का बाहर निकलना, एंडो मीन्स इसमें हमें अपने पास से हीट देनी पड़ेगी। अपने पास से जी, अभी बता रहा हूं, अपने पास से देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी वो देखो। रिएक्शन विच ओकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा जी, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को अगर अपने हीट दी, क्या दी हमने? हीट अपने पास से देनी पड़ रही है जी, हीट अपने पास से हीट दी तो वो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। यानी एक और एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा, इजिली याद करने के लिए, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट विच इज लाइमस्टोन को हीट देते हैं तो वो क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? बोला था ना इजी मेथड से समझा दूंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब अगला टॉपिक जो आता है वो आता है रेंसिडिटी। कि रेंसिडिटी क्या होता है जी? अच्छा, मैं इतना फास्ट क्यों चल रहा हूँ, इतनी गहराई में क्यों नहीं जा रहा? देखो, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, मैं उन्हें थोड़ा डीपली भी पढ़ा रहा हूँ। जैसे बैलेंसिंग था, या जो रिएक्शंस के बारे में एग्जाम्पल है उनके, वो आपको सब प्रोवाइड करा रहा हूँ। थोड़ा इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये वन शॉट है, और वन शॉट आपका टाइम सेव करेगी। एग्जाम आपके नियर बाई आपको पता है, तो इजिली हम उन चीजों को कैसे मतलब सीख सकते हैं, उस चीज को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसा आता है रेंसिडिटी। अच्छा, रेंसिडिटी क्या है? अच्छा, कभी आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या बस में कहीं लंबे सफर पर जा रहे हैं, तो आप घर से लेके जाते होंगे पूरी कचौड़ी, है ना, उनमें आलू के साथ। तो कुछ समय बाद, एक दिन या 1.5 दिन के बाद, आप देखते हैं कि वो आलू में से स्मेल आने लगती है ना, या कोई और सब्जी लेके गए तो उसमें से एक स्मेल आने लगती है और उसका पूरा टेस्ट चेंज हो जाता है। वो क्या होता है? वो रेंसिडिटी होता है। क्या होता है? रेंसिडिटी। देखो, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। यानी स्मेल खराब होना उसकी और टेस्ट खराब होना। तो दोनों को क्या बोलते हैं हम? जब दोनों चीजें बिगड़ जाती हैं किसी भी फूड की, तो रेंसिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। अच्छा, आप इसे रोक कैसे सकते हैं? रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं? बाय कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर। कभी अचार देखा घर पे, जब अचार डलता है तो उसे हम एयर टाइट कंटेनर में ही बंद करके रखते हैं। ऐसे खुले में पन्नी में भर के ऐसे खोल के उसे रखते क्यों नहीं? क्योंकि हमें लंबे समय तक अचार चलाना होता है ना। तो 1 साल बाद भी आप खाओगे बिल्कुल सेम वैसे का वैसे निकलता है। पहली चीज तो ये होगी एयर टाइट कंटेनर। अच्छा, दूसरी चीज, उस पर एक चीज और छिड़कते हैं अचार डालते हुए, एंटीऑक्सीडेंट। क्या छिड़कते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, जिससे कि बहुत ही लंबे समय तक वो ठीक रहे, कोई दिक्कत ना आए उसमें। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। फ्रीज में रखना,
आप रखते होगे सभी अपने फूड पार्टिकल्स की, कल को भी ठीक रहे, फ्रिज में रखना लो टेम्परेचर पे। अच्छा, पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो चिप्स इन पैक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस। चिप्स खाएं, इतने बड़े फूले हुए होते हैं वो, उनके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन गैस इसलिए रखी जाती है, और वो फ्लस फ्लस बैग्स होते हैं वो फ्लस, तो उनमें जो है हम इसलिए यूज करते हैं कि वो लंबे समय तक चल सके। नाइट्रोजन गैस को इसलिए रखा जाता है उनके अंदर। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है नहीं? एंटीऑक्सीडेंट वाला भी हैगा आपका। आगे चलते, कोरोजन। अच्छा, कोरोजन क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन? जंग लगना? नहीं, वो रस्टिंग होता है। कोरोजन होता है आपका किसी भी जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका सामान है, उसकी जो सरफेस होती है वो खराब हो जाना। किसके कांटेक्ट में आने पर? मॉइस्चर, है ना, एयर, या किसी एसिड के कांटेक्ट में आने पर उसकी जो सरफेस है, ऊपर वाली परत है, वो खराब हो जाना, है ना। जैसे हम आगे पढ़ते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। जंग कैसे लगती है लोहे पर? इसका रिएक्शन भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे आगे आपको। पर रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे सर, बताइए? जब आयरन ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में आता है। जैसे कि आप लोहे को खुले में रख दीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन तो उसे डेली बेसिस पे मिल रही है, बट जब बारिश पड़ती है, बारिश के टाइम पर जब कंटिन्यू बारिश हो रही होती है और हम उसे यूज में नहीं ले रहे अपने सामान को, तो धीरे धीरे उस लोहे पर जंग लगनी चालू हो जाएगी। यानी कंडीशन एक ही है कि लोहे को जंग दो चीजों की प्रेजेंस में लगेगी। वो कौन कौन सी होती है? ऑक्सीजन और वाटर। ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। अब इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो कोरोजन है, जो लोहे पर जंग लग रही है, उसे प्रिवेंट कैसे करें कि वो नहीं लगे? तो देखा होगा कि लोहे के जो एप्लियंसेस होते हैं आपके घर पर, जो फार्मिंग में भी यूज होते हैं, हल है, हैरो है, उन पर हमारे जो फादर साहब होते हैं वो क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। पेंट कर देते हैं ना नए नए कलर से, या फिर ऑयलिंग करते रहते हैं, उनकी ऑयलिंग, तेल लगाते रहते हैं उनपे, या ग्रीसिंग करते रहते हैं, है ना। इनसे हम क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अपने जो हमारे एप्लियंस है यूज करने वाले आयरन के, उन पे रस्टिंग ना लगे। आगे बात समझ में? ये कुछ रिएक्शन है कोरोजन के। जैसे आयरन ऑक्सीजन और पानी की प्रेजेंस में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, जो रेडिश कलर की होती है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। आगे बात समझ में? और दूसरा Cu यानी कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी की प्रेजेंस में आने पर कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है, विच इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर। क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। अच्छा, आगे Ag प्लस सल्फर यानी सिल्वर प्लस सल्फर क्या बनाते हैं? हमारी सिल्वर सल्फाइड, जो ब्लैक कलर की होती है। आपने देखे होंगे आपकी मम्मी वगैरह की, किसी के जो बिछुए होते हैं पांव के, या फिर जो अंगूठी होती है चांदी की, वो कुछ समय बाद धीरे 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 काली पड़नी चालू हो जाती है, फिर उन्हें वापसी लेके जाते हैं, उन्हें घिसवा कर लाते हैं, फिर से वो ठीक हो जाती है। तो जो काली होती है वो कैसे होती है? देखो, जब हमारा जो सिल्वर है, चांदी है, वो जब सल्फर के कांटेक्ट में आती है तो वो प्रोड्यूस करती है कि सिल्वर सल्फाइड, विच इज ब्लैक इन कलर। अब आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की एक्टिविटीज। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आते हैं इस चैप्टर से, वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जी। अभी बता रहा हूं, ध्यान दे लेना, ठीक है। पहली एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.1, व्हाट हैपेंस व्हेन हीट इज अप्लाइड ऑन मैग्नीशियम रिबन बाय बर्निंग इट ऑन स्पिरिट लैम्प। कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को आग दे देंगे स्पिरिट लैम्प पर रखकर, तो क्या देखने को मिलेगा हमें? तो जो मैग्नीशियम है वो बर्न होगा विद डेजलिंग लाइट एंड सब्सटेंस फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब हम मैग्नीशियम में क्या करेंगे? हीट देंगे, तो क्या होगा? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होकर आएगा। क्या आएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड विद डेजलिंग लाइट। आगे इतनी बात समझ में जी? ये भी पढ़ सकते हैं आप, इनफ्लुएंस इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम हार्ड मेटल टू पाउडर। और ये कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपके लिए मैंने इजीली कर दिया, सारी चीजें आप कर सकते हो। एक्टिविटी 1.2 क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। कि जो लेड नाइट्रेट होती है हमारी, क्या फॉर्मूला होता है उसका? PbNO3 फुल ट्वाइस, ठीक है नहीं, प्लस ये क्या है हमारा? ये क्या है बताइए? पोटेशियम आयोडाइड, है ना। तो जो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट रिएक्ट करते हैं, तो हमारा क्या बनकर आता है? लेड आयोडेड और पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, लेड आयोडेड का कलर याद रखना जी। एक चीज और, एक्वस। एक्वस क्या फॉर्म हुआ? प्रेसिपिटेशन, सॉलिड, यानी येलो प्रेसिपिटेट।
आगे मेरी बात समझ में? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज हुई, यहाँ पर किस तरीके का ये रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसका एग्जाम्पल भी था जब हमने पीछे देखा था। एक्टिविटी 1.3 बहुत इजी। Which gas will evolve when जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? अगर हम जिंक मेटल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा डाइल्यूट मींस क्या होता है? डाइल्यूट, आप केमिस्ट्री लैब जाते होगे अपने स्कूल की, तो वहां पर एसिड्स को यूज करते हो, डाइल्यूट फॉर्म में यूज करते हो। डाइल्यूट फॉर्म मींस आपके लिए कम हार्मफुल और लिक्विड की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में जो प्रेजेंट होती है। तो डाइल्यूट HCl को जब आप जिंक से रिएक्ट करोगे तो आपका क्या फॉर्म होगा? एक तो सर जिंक क्लोराइड निकल कर आएगा, और आपका हाइड्रोजन और हीट। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो आप याद रखेंगे कि जब हम जिंक को मिलाएंगे और डाइल्यूट HCl को मिलाएंगे तो हमारा जिंक क्लोराइड प्लस H2 प्लस हीट इवॉल्व होगी। आगे बात समझ में? ये याद रखेंगे कि जैसे मैं बताया था। आगे, What happens when quicklime is mixed with water? अच्छा, क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है? क्विकलाइम, अभी पीछे हमने पढ़ा भी था, क्विकलाइम फॉर्म होती है। क्या होता है क्विकलाइम का बोलता फॉर्मूला? कैल्शियम ऑक्साइड विच इज CaO। CaO को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज सिलेक्ट द लाइम फॉर्म होगा विद हीट। ये याद रखना आपको, हीट के साथ जो इवोल्व हो रही है वो याद रखना। और जब हीट इवोल्व होती है तो हमें पता कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट देनी पड़ती है तो कैसा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए आप? तेज है आप पढ़ने में। एक्टिविटी 1.4, What happens when calcium hydroxides react with carbon dioxide? अभी हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुई थी, अब ये कह रहे हैं कि उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओ। जी करा देंगे बिल्कुल। जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो ध्यान रखना क्या फॉर्म होगा हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है नहीं? याद रखेंगे। और ये भी इन्फ्लुएंस भी आप पढ़ सकते हैं इसकी। और ये हाँ, दिस इज अ कॉमन रिएक्शन दैट ओकर्स ड्यूरिंग व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश के दौरान, यानी जब हम लाइम वाटर को रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म थिक कोट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है नहीं? तो आप इसे आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए ये सब चीज। एक्टिविटी 1.5, What happens when ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube over a burner? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये एक्टिविटी बहुत बढ़िया, ये थोड़ी सी टफ भी है। देखो, वो कहता है जब फेरस सल्फेट को आप हीट दोगे, क्या करोगे? हीट दोगे तो आपका क्या फॉर्म होकर आएगा जी? जो हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल थे वो ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे कलर के? ग्रीन कलर के। तो जब हम इसे हीट देंगे तो ये ब्राउनिश ब्लैक कलर की फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। आगे बात समझ में? प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये दोनों गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आप पढ़ सकते हैं। स्मेल कैसी आएगी उनकी? स्मेल इज ड्यू टू बर्निंग सल्फर डाइऑक्साइड। जो आप सल्फर डाइऑक्साइड देखो, सीधी सी बात है, तो स्मेल बहुत ज्यादा गंदी आएगी, पंजेंट स्मेल जिसे हम बोलते हैं ना। टायर होता है, टायर जब जलता है तो कभी आप वो स्मेल देखना, वो वाली पंजेंट स्मेल होती है एक तरीके से। आगे, What happens when lead nitrate is heated in a boiling tube over a burner? कि अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट दोगे तो क्या फॉर्म होगा जी? लेड नाइट्रेट को हीट देने पर लेड आयोक्साइड जो ब्राउनिश होती है प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आगे बात समझ में आ गई? इन्फ्लुएंस पढ़ सकते हो, पंजेंट स्मेल निकलेगी एंड ब्राउन फ्यूम्स आर ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रही है तो उसकी वजह से क्या आएगी? पंजेंट स्मेल आएगी और ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, ठीक है नहीं? एक्टिविटी 1.7, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, वो मछली वाला जो एग्जांपल बताया था मैंने, वही वाला एग्जांपल वही इसमें यूज होगा वाला। देखो, जब हमने पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। अब इन्हें ध्यान से पढ़ना, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो वॉल्यूम होगा हाइड्रोजन गैस का वो ट्वाइस होगा कंपेयरिंग टू ऑक्सीजन। ये सारी चीजें पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके लिए प्रोवाइड की गई हैं, आपकी डिमांड पर स्पेशली। आगे, एक्टिविटी 1.8, बाई डू बी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोटल्स। के जो सिल्वर क्लोराइड होता है उन्हें हम डार्क कलर की बोतल में क्यों बंद करके रखते हैं? क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड
टर्न्स ग्रे इन सनलाइट बिकॉज सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड ड्यू टू फोटोलाइटिक रिएक्शन एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस। सिंपल सी बात यह है, जब आप 2AgCl को सनलाइट में रख दोगे तो हमने पढ़ा था क्या फॉर्म होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना, ये क्या फॉर्म होता है, क्लोरीन गैस निकलती है विद सिल्वर। तो जो क्लोरीन गैस मतलब सिंपली हम जो है इसे, अगर हमने इसे सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बोतल में नहीं रखा तो क्या होगा, सनलाइट पड़ेगी और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, हम इसे ब्रेक डाउन नहीं करवाना चाहते तो हम डार्क कलर की बोतल में रख लेंगे, बात खत्म। सिंपल सी बात है। इन्फ्रेंस फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तो बताइए। आगे एक्टिविटी 1.9, बाय डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। आयरन नेल चोवा, अगर हमने, उसने बोला कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्यों चेंज हो जाता है जब हम उसमें आयरन जो है डालते हैं। तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वही आ गया आपका जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाईली रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, सल्फेट को अपने पास खींच लेगा, और जब सल्फेट को अपने पास खींचेगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। आगे ना बात समझ में, वही वाली मोनू सोनू वाली, ठीक है जी। इन्फ्रेंस, कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लूइश टू ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन की वजह से आपका कलर चेंज हो गया। सिंपल सी बात, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा था, बहुत अच्छी चीज है। तो एक्टिविटी 1.10, वो बोलता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड आर टेकन इन 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखी गई यूजिंग एक्वस बेरियम क्लोराइड। हाउ डू यू आइडेंटिफाई सोडियम सल्फेट, कि आपको कैसा पता चलेगा कि वो सोडियम सल्फेट है। तो देखो आगे पढ़ो, व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, जब सोडियम सल्फेट जो होता है बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो बाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, देखो एक्वस सॉलिड, तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ किसका, बेरियम सल्फेट का। जब इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया, किसे सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को, तो हमारा BaSO4 विच इज बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ विद 2NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ। आगे बात समझ, बहुत समझदार हो आप। इन्फ्रेंस ये पढ़ लेना, बहुत अच्छी चीज है। आगे अगली एक्टिविटी बोलती है, बाय डस कॉपर एक्वायर अ ग्रीन कोट, जो कॉपर होती है उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है जब उसे हम खुले में रखते हैं लंबे समय के लिए। क्यों होती है जी, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो ग्रीन कोटिंग है फॉर्म्ड इन कॉपर ड्यू टू कोरोजन, किसकी वजह से, कोरोजन हमने पढ़ा था पीछे, मैंने आपको पढ़ाया था। ग्रीन, वो रिएक्शन भी आपको उधर लिखवाया था कि जो कॉपर है पानी और CO2 प्लस ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने पर आपकी क्या फॉर्म करता है, देखो क्या है ये, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। आगे बात समझ में, सिंपल सी बात है। इन्फ्रेंस पढ़ लेना इसकी। अगली एक्टिविटी, बाय डस कॉपर पाउडर टर्न ब्लैक व्हेन हीटेड, कि जो कॉपर पाउडर होता है वो ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है जब हम उसे हीट करते हैं। तो देखो, जब कॉपर पाउडर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट दोगे तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और कॉपर ऑक्साइड अगर फॉर्म होती है तो मतलब सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन जो होगा ना कॉपर और ऑक्सीजन का, वो कैसा कलर का होता है, ब्लैक इन कलर। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर और ऑक्सीजन अगर दोनों को मिला दोगे तो ब्लैक कलर ही फॉर्म होगा, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ब्लैक इन कलर होता है। अच्छा, इन्फ्रेंस पढ़ लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन, हाँ देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉपर इज ब्लैक इन कलर। कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और इसमें हीट देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे बात समझ में। ये था आज का हमारा चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो। मैंने बहुत फास्ट लेकर आया क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 2-2 घंटे की वीडियोस देख पाएं, इसलिए मैंने बहुत जल्दी और बहुत कम समय में आपको रैपिड रिवीजन दिया 1 शॉर्ट में। अच्छा, मैं इसके PYQs भी अवेलेबल कराऊंगा आपको अभी कुछ दिन के बाद। अभी ऐसे ही आपकी केमिस्ट्री की सारी वीडियोस आएंगी, फिजिक्स की सारी वीडियोस आएंगी, और बायो अगर समय रहा पेपर से पहले तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पर PYQ मैं सारे के सारे चैप्टर्स के आपको स्लोली प्रोवाइड कराऊंगा, कम से कम 20-20, 33 PYQ पर चैप्टर। ठीक है नहीं, ठीक है, मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।